स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टारगेट के बारे में। एक दिन एक यंग प्रोफेसर को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चांस मिलता है। उसे एक सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने के लिए बुलाया जाता है एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में। और मूवी की एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी से शुरुआत होती है। 1920s इजिप्ट में पिरामिड्स के पास एक अननोन ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पुराना है। और जेम्स स्पेडर जो हमारे फिल्म के हीरो हैं, हीरो का रोल जिन्होंने किया है, वो एक यंग साइंटिस्ट होते हैं और कई साल बाद उनको एक मैसेज डिकोड करने के लिए एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब यहाँ से स्पॉइलर रहेगा, तो 3, 2, 1। तो थोड़ा सा मैं रिकैप दूंगा स्टोरी का, उसके बाद हम और इसको रिव्यू करेंगे। तो दूसरी ओर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कर्ट रसल के किरदार से, जो कि आर्मी में हुआ करते थे और वो भी यहाँ प्रेजेंट है। और उनकी बैक स्टोरी ये दी जाती है कि वो रिटायर हो गए थे क्योंकि उनके बच्चे ने उन्हीं के गन से ख़ुद को खेलते खेलते गलती से शूट कर लिया था। और मूवी शुरू होती है परफेक्टली। एक सेटअप है, एक मिस्ट्री है। आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है उस ऑब्जेक्ट में और उस लैब में और उस मैसेज में क्या छुपा हुआ है। और वहीं से फिर ये मूवी आपकी एक्सपेक्टेशन को बिल्डअप करके एकदम गिराती है जब सिर्फ 1-2 सीन में जेम्स स्पेडर का जो मेन कैरेक्टर है वो उस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है। और आपको ऐसे लगता है कर्ट रसल का कुछ और रोल होगा क्योंकि उनको इतना मिस्टीरियस दिखाया गया है, बट कुछ नहीं। वो मोर ओवर एक वो बॉडीगार्ड की तरह हैं जो जेम्स स्पेडर को असिस्ट करेंगे और एक स्क्वाड को, मिलिट्री स्क्वाड को लीड करेंगे। और हमें यह पता चलता है मूवी के स्टार्ट में जो ऑब्जेक्ट था दरअसल वो एक स्टारगेट है और 10,000 साल से भी पुराना है। और ये एक पोर्टल या द्वार है जो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर खुलता है। यही मिस्ट्री थी जो जेम्स स्पेडर साहब ने मूवी के दूसरे या तीसरे सीन में ही सॉल्व कर ली। तो भाई साहब बिल्डअप तो ऐसे दिया था, मुझे लगा था जैसे आधी मूवी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में ही लगेगी, बट ऐसे ही झटपट में सॉल्व कर ली। तो ठीक है, चले। अब मिस्ट्री एक और मिस्ट्री है क्योंकि पोर्टल तो हमने ढूंढ लिया, पोर्टल को चालू भी कर लिया। पोर्टल के उस पार क्या है? अब वहाँ लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर हमें जाना है। और जब वो उस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ अर्थ जैसा एक प्लैनेट पर वो लैंड करते हैं जिसे वो नाम देते हैं अबाइडोस। और वहाँ प्रवेश करते ही उन्हें 1 या 2 सीन बाद उन्हें एक सिटी मिल जाती है अचानक से। और वहाँ लोग उनका भरपूर स्वागत करते हैं। वो इंसानों जैसे ही दिखते हैं वहाँ के लोग, एलियन अबाइडोस पे रहने वाले, और कुछ अजीब सी भाषा बोलते हैं और टेक्नोलॉजिकली इंसानों से बैकवर्ड होते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों से। जेम्स साहब उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब जेम्स उनकी लैंग्वेज समझकर उसको राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। तब वो एलियन परेशान होकर उसको मिटाने लगते हैं। और एक अच्छे खासे एडवेंचर के बाद फिर हमें पता चलता है कि दरअसल इस प्लैनेट का जो बादशाह है वो और कोई नहीं, इजिप्शियन गॉड रा है। और हमें ये बताया जाता है कि रा दरअसल सच में तो कोई गॉड भी नहीं है। वो दरअसल एक एलियन था जो कई हज़ार साल पहले पृथ्वी पर आया था और वो मरने वाला था, लेकिन उसके पास एक मशीन थी जो कि क्वार्ट्ज से चलती है। क्वार्ट्ज यानी वो क्रिस्टल जो आपकी हमारी घड़ी में भी देखा जाता है। और उसे पता चला कि ये क्रिस्टल पृथ्वी पर अवेलेबल है, इसीलिए वो पृथ्वी पर आया था कई हज़ार साल पहले। और इंसानों से उसने माइनिंग करवाई थी क्वार्ट्ज की। और तब इंसान सभ्य नहीं थे 10,000 साल पहले, और उसने मानव जाति को पहली सभ्यता बना कर दी। और उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो आगे चलकर होरस हो गए, अनुबिस, ये सारे इजिप्ट के दूसरे भगवान बने लोगों की नज़र में, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी तो लोग उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन कुछ हज़ारों साल बीतने पर फिर पृथ्वी पर रा के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसके कारण से रा और सभी इजिप्शियन देवताओं को वहाँ से निकलना पड़ा। और वो कुछ इंसान लेकर वो अबिडोस चले गए, यानी कि उस प्लैनेट पर चले गए जहाँ हमारे हीरोज़ अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर उन्होंने हज़ारों साल से वो राज कर रहे हैं और अपने राज्य को जारी रखने के लिए, और जो पृथ्वी पर उनके साथ हुआ, यानी इंसानों ने जिस तरह से विद्रोह किया, उसको रोकने के लिए रा ये फैसला लेते हैं कि अबिडोस पर रहने वाले इंसानों को लैंग्वेज डेवलप करने को नहीं देंगे। यानी आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट राइटिंग और पासिंग ऑन नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन नहीं आप करने देंगे, ये उनका फैसला होता है। तो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को मुझे लगता है मूवी दर्शाती है।
वैसे तो और अच्छी ज़बरदस्त मूवी हो सकती थी कई, बट आप अगर गौर से देखें तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इस मूवी में। और फिर हमें पता चलता है कि कर्ट रसल का जो किरदार है वो दरअसल आर्मी के ऑर्डर्स पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब अपने साथ लाए थे, क्योंकि आर्मी को ये डर था कि अगर अबिडोस पर पावरफुल एलियंस निकले और उनकी धरती को लेकर अगर गलत नीयत हुई तो हम यहीं का यहीं इस प्लैनेट को उड़ा देंगे करके, या इस पोर्टल को कम से कम बंद कर देंगे। इस नीयत से कर्ट रसल साहब जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब साथ में लाते हैं और रा को वो बॉम्ब मिल जाता है और वो धरती पर वापस जाने का फ़ैसला करता है। और तभी वहाँ पर फाइटिंग होने लगती है दूसरे देवताओं और अबिडोस के लोगों के और कर्ट रसल की स्क्वाड के बीच में। बहुत मतलब अच्छे खासे फाइट सीन होते हैं। मूवी का एक्शन ठीक ठाक है, इतना कोई ज़बरदस्त एक्शन इस मूवी में नहीं है। और मुझे इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी। और फिर होता यह है कि कर्ट रसल साहब और उनकी टीम और जेम्स स्पेडर ये सब मिलकर रा को हरा देते हैं और दूसरे देवताओं को भी मार देते हैं और दूसरे इजिप्शियन देवताओं को भी मार देते हैं। और फिर यहाँ से वो टेक ओवर करते हैं और कर्ट रसल साहब और उनकी टीम स्टारगेट के थ्रू वापस पृथ्वी पर चले जाने का फैसला करते हैं। और वहीं जेम्स स्पेडर साहब को अबिडोस पर एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वो ये कहते हैं कि वो यहीं रहेंगे और यहाँ के लोगों को ज्ञान देना वो चाहते हैं। और ये मूवी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, मतलब स्टोरी बड़ी वाइल्ड सी स्टोरी है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप देकर शुरू में अचानक से उसको पुश कर दिया जाता है और फिर जब हम प्लैनेट पर आते हैं तो एक मिस्ट्री होती है कि यहाँ हो क्या रहा है। मिस्ट्री एक्चुअल यहाँ से शुरू होती है और एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, रिटर्न लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है वो बताई गई है। और परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, स्पेडर साहब की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जो लोग स्पेडर साहब को ज़्यादा नहीं जानते, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उनकी वॉइस दी थी और आई थिंक रेड हैट या रेड नोटिस करके एक शो आया करता था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, या उनके किरदार का नाम होता था रेड हैट करके। कमेंट करके बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बहुत ही मतलब फेमस शो था वो, जिसमें वो FBI वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। रेमंड रेडिंगटन उनके किरदार का नाम होता है आई थिंक। तो और इसके अलावा दी ऑफिस के 7th या मैं कहूँ 8th सीज़न में वो नज़र आते हैं एज CEO ऑफ डंडर मिफलिन, रॉबर्ट कैलिफोर्निया। अगर आपने दी ऑफिस सीरीज़ पूरी देखी है तो आपको वो नज़र आएंगे। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अंडररेटेड एक्टर है। कर्ट रसल साहब तो एज यूजुअल हॉलीवुड के वन ऑफ द गुड एक्शन हीरोज़ हुआ करते थे, स्पेशली अर्ली 90s और लेट 80s में सबसे ज़्यादा फेमस थे। अब ये एक ऐसी स्टोरी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, निर्देशन बहुत खूबसूरत है। मतलब आप कुछ सीन ऐसे हैं, आपको लगता है आप बहुत ही एक एपिक मूवी देख रहे हैं और आपको ऐसे लगेगा, अगर आप सिर्फ इसके प्रोमो देखें तो आपको लगेगा मूवी बहुत एपिक या कुछ डीप होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन भाई साहब, मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी और जो निर्देशन है वो ऑन पार विद सम ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। और यही बात मुझे बहुत मज़ेदार लगती है कि इस मूवी में ज़्यादा स्टोरी कुछ नहीं है। इस मूवी की स्टोरी को अगर आप प्रॉपरली बनाएं तो ये सिर्फ एक 30 मिनट का एपिसोड है। इसको एक एपिसोड में आप बना सकते हैं, इसको मूवी होने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी ज़्यादा स्टोरी कुछ नहीं है इसमें, बट कितने अच्छे से बनाया है ये देखकर मुझे मज़ा आया। तो इसीलिए आप इसको देख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसे हर एक को तो रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली अगर आप बहुत कुछ डीप स्टोरी आपके मन में ऐसा है कि आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत ही मिस्टीरियस देखना चाहते हैं तो ये वो मूवी नहीं है। लेकिन ये लगती है ऐसे, मतलब आपको लगता है एस्थेटिक आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी एक्टिंग है, उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक तरफ तो ये मूवी मुझे बहुत सुंदर लगी, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं इस मूवी में। और इस स्टोरी से अब हैरत की बात यह है कि इस स्टोरी से इन्होंने एक स्पिन ऑफ सीरीज़ बनाई और जिसको दूसरे राइटर्स ने लिखा और वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो 2013 तक ये मूवी आई थिंक आई थी 1990s में, अर्ली 90s में। और 2013 तक कोशिश की, जो इस मूवी के निर्माता थे, अमेरिक साहब करके डायरेक्टर थे, उन्होंने 2013 तक कोशिश की कि इसके सीक्वल बनाए या फिर रिबूट करके इसे पूरे तरह से एक नई ट्रिलॉजी के रूप में पेश किया जाए। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर वो सच में वो ऐसा कर पाते तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता देखने में वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि पहली मूवी हालांकि देखने में बहुत सुंदर है, बट कोई इसमें डीप ऐसा बात नहीं है कि इसके और 3 पार्ट बने, 2 पार्ट बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।